देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर आपका स्वागत है आप सभी का 10 का धंधा ट्रेड में। आज वेडनेसडे एक सब्सटेंशियल गैप अप की गुंजाइश बाजार तलाश रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। और अभी तक अगर आप देखें तो बाजार में टर्बुलेंस, जिसे कहते हैं कि अनिश्चितता इंडिसेस में विजिबल है। बट याद रखिएगा, ये अनिश्चितता भी, ये टर्बुलेंस भी, ये छोटी सी टर्बुलेंस भी एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट के, पुट राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर विजिबल है। दैट्स गुड। 10 का धंधा ट्रेड ये कार्यक्रम अगले आधे घंटे आप मेरे और अनुज के साथ देखेंगे। और इस कार्यक्रम की जो आज क्रम है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर आज अमित सेठ होंगे हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट, उनके ट्रेड्स, इंडस्ट्रीज पे उनकी अप्रोच, सब कुछ डिस्कस करेंगे। नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ होंगे महबूब ईरानी, मार्केट एक्सपर्ट, उनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ याद रखिएगा, एक स्टॉक जो कि अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, कैपिटल गुड स्पेस में से कमिंस इंडिया। नंबर्स कैसे रहे, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है अगले क्वार्टर्स को लेके, डोमेस्टिक और ओवरसीज ऑपरेशंस कैसा कर रहे हैं, ये खास बात बोर्डरूम एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस देने वाले, स्पेशली नवंबर के इन कुछ सेशंस में कमिंस ने कमाल किया है। नंबर्स का आउटलुक शेयर करेंगे अनुज। बिल्कुल वीरू, और एक बार जरा मार्केट का हाल देख लेते हैं। निफ्टी इस समय डेज लो पर 18,218 पर, और बैंक निफ्टी भी अब डेज लो पर 41,765। आज मेरे ख्याल से वो दिन है जिसमें आज ऑप्शन राइटर का दिन है, पूरा का पूरा एक जो दोनों साइड के प्रीमियम शायद खाने की कोशिश कर रहा है। वेडनेसडे का दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन, और कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रेशर, कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त। कोल इंडिया अभी भी करीब 4.5% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। अदानी पोर्ट्स में करीब 3% की तेजी। ब्रिटानिया फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रिटानिया के लिए, क्या नंबर्स के बाद ज़बरदस्त तेज़ी आई ब्रिटानिया में, और सेकंड कंसेक्यूटिव गुड डे फॉर ब्रिटानिया। ज़बरदस्त मूव इस समय ब्रिटानिया में आता हुआ। ऑन द डाउन साइड हिंडाल्को में आपको 4.5% का डिक्लाइन दिखेगा। डीवीज लैब्स, डीवीज अब 35% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई तब 5,077, वहाँ से अभी आ गया है 3302 पर। तो थोड़ा सा इसमें इस समय आप क्लियरली करेक्शन देख रहे हैं। चलिए अब अपने गेस्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज हैं शुरुआत में अमित सेठ, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे नीलेश जैन। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अमित जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी टॉप ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। अनुज जी, मेरा पहला टॉप पिक रहेगा आईटीसी। आईटीसी पे मैं कंसिस्टेंटली पिछले एक हफ्ते से पॉजिटिव रहा हूँ। स्ट्रक्चर इसका अभी भी पॉजिटिव है। आज एक हमने 10 डेमा का कल इसमें हल्का फुल्का पुल बैक देखा था लास्ट सेशन में, वापस हम एक स्टॉक में अपटिक देख रहे हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स इसके काफी पॉजिटिव है। करंटली इसका प्राइस 356 का है। स्टॉप लॉस रखूंगा 349 का, और मेरा टारगेट रहेगा लगभग 370 रुपए का। अनुज जी, दूसरा स्टॉक है जो मैंने चूज किया है, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने एक वीकली मंथली ब्रेकआउट देखा था लगभग 850 के लेवल पे। स्टॉक उसके बाद एक ऑर्डरली पुल बैक दे रहा है अपने ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन को। मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स की ये लेवल होल्ड करना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रेड को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट के बाद अभी 10 डे के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन है, तो एक्सिस बैंक में लॉन्ग की सलाह है। करंटली इसका प्राइस कैश में है 874 का। स्टॉप लॉस रखूंगा 850 का, और लगभग मेरे टारगेट्स रहेंगे 925 रुपए के। एक्सिस बैंक, जैसा कुछ देर पहले राजेश जी ने पहला सौदा में जिक्र किया था इंडसइंड बैंक का, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्ट करना, उसकी स्ट्रेंथ को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी, और 26 अक्टूबर के बाद सारे सेशंस के हाईस को काट रहा था। यहाँ पर 26 अक्टूबर तो नहीं, लेकिन एक्सिस बैंक अगर ऐसा करता है तो 2 नवंबर के बाद ये फर्स्ट वो सेशन होगा जब ये इस जोन को बाइसेक्ट करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाएगा। इंडेक्स निफ्टी का देखें 18,211 और नजदीक आता हुआ 18,200 के। नीलेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इंडेक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ये इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट ने ज्यादातर स्विंग जो था वो गैप अप के साथ अगर आप देखें कहीं ना कहीं दिया है। बाकी अगर आप देखें 2 और 230 के बायस को रिपोर्ट किया है। आप इंडेक्स पे क्या व्यू रखते हैं और आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, अनुज जी एंड सभी को। देखिए इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों पर मल्टीपल सपोर्ट जोन है। 18,200 पे आज के सेशन भी हमने फ्रेश फुट साइड में एडिशन होते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग पीस से इमर्ज होनी चाहिए, और आज की जो रेंज मुझे लग रही है वो 18,200 से 18,250 और 300 तक के दायरे में हमें
आज की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए इंडेक्स में, और ऊपरी सर पर 18,250 से 18,300 के इंट्राडे में मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आज के लिए दोनों ही लॉन्ग साइड में ट्रेड होंगे। सबसे पहले टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो रिसेंटली हमें एक ऑल टाइम हाई लेवल्स बनते हुए नजर आए थे लगभग 1100 के आसपास। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमने देखा था। अब फिर से यहाँ पे फ्रेश अपमूव की तैयारी हो रही है। 1180 से लेके 1200 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वही जो दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस से, यहाँ पे मैं प्रीमियम करके चल रहा हूँ कि एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच होने वाली है। 565 के आसपास की वो ट्रेंड लाइन है। अब उसका ब्रेकआउट आते ही यहाँ पे 575 से 580 तक की अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल पे डाबर को खरीद के चल सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस होगा एंड 570 एंड 580 ये दो टारगेट्स होंगे। ओके चलिए ये हो गए नियर टर्म टारगेट्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए और इन्वेस्टमेंट आउटलुक। बाय द वे एक बार डॉक्टर लाल लेकर आइए जरा 10% का नेगेटिव इसमें इसको रिविजिट करेंगे। 10% का एक फ्यूचर्स में इसने डाउन स्विंग लगा दिया। एक बार जरा फ्यूचर्स वर्सेस कैश लेकर आइए डॉक्टर लाल का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड हो रही है यहाँ पर, ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो रही है इस समय। 2354 फ्यूचर्स का भाव, 2416 कैश का भाव, और ये डिस्काउंट देखिए क्या ज़बरदस्त डिस्काउंट इस समय आ गया है इसमें। और ये इसमें 9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट है अगर इसको फ्लिप करेंगे तो शायद पता चलेगा। 2354 का इसमें फ्यूचर्स और 2414 का इस समय इसका एक डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बड़ा मूव इस समय डॉक्टर लाल पर रहा। लेकिन बात करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मेहरबून ईरानी। मेहरबून ईरानी ने काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक किया है। पिछले 3 दशक से वो इस मार्केट में हैं। काफ़ी जाने जाते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफ़ी मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं। मार्केट के मैक्रोस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इसके अलावा स्पोर्ट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं और क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद वो नंबर 1 फ़ैन होंगे। अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच चल रहा होगा तो वो मेहरबून ईरानी जी को याद होगा कि कहाँ हो रहा है और कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है, और काफ़ी पैशनेट हैं। और उनकी मार्केट से ज़्यादा एक्चुअली मेरी और मेहरबून जी की चर्चा क्रिकेट को लेकर होती है। लेकिन मेहरबून जी सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने CNBC आवाज़ में हमारा साथ दिया। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। आपका साथ हमेशा अनुज भाई। मेहरबून जी एक चीज़ मैं आपने नोटिस की होगी, जब भी मेरी और आपकी ऑनर बात होती है उस समय डेल्टा कॉर्प हाई पर होता है। वो आपका एक पसंदीदा स्टॉक है, तो शायद एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आज भी जब हमारी बात हो रही है तो डेल्टा कॉर्प मॉर्निंग हाई पर है। खैर मैं डेल्टा की बात में करूँगा। पहले एक तो और इंटरेस्टिंग स्पेसेस की बात कर लेते हैं। मार्केट को लेकर अब आपका ओवरऑल व्यू क्या है? यहाँ से किस तरीके के स्टॉक्स में आप बाइंग करना एडवाइस करेंगे? देखिए अनुज जी, आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर ये सवाल आपने 95% गेस्ट आपके जो आते हैं उनसे पूछा था शायद 1 महीने पहले, तो सब लोग कहते हैं कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। पब्लिक कहती है इंडिया इज अ गुड स्टोरी, लेकिन फिर से एक बार 16,000 दिखा सकता है। एंड आई थिंक नाउ एक्चुअली कंसेंसस जैसा हो गया है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू हाई। कॉम्प्लेसेंसी अभी भी नहीं आई है, बट प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि अगर आप ईयर ऑन ईयर स्टॉक्स को देखो, खास करके सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन, इंक्लूडिंग मे बी समथिंग लाइक एन मोस्ट फेवर्ड सेक्टर लाइक फार्मा और IT, आई थिंक दो स्टॉक्स आर डाउन 5, 10, 15, 20% ओवर द लास्ट 1 ईयर। ऑल्सो इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो इंडेक्स वाइज नथिंग मच हैज चेंज्ड। व्हाट हैज चेंज्ड इज सर्टेन इंडिविजुअल स्टॉक्स। आपने पूछा कौन सा सेक्टर्स या आगे चल के चलना चाहिए। आई थिंक पर्सनली मेरा मानना है कि इंफ्रा इज अ सेक्टर विच आई हैव बीन लाइकिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इट, आई थिंक दैट इज गुड। और कहीं पर मुझे लगता है कि ऑटो में वी आर पॉसिबली गोइंग टुवर्ड्स अ सेक्युलर बुल रन ऑटो सेक्टर में। आई थिंक सीमेंट को एक हमेशा मैं पसंद करते आ रहा था, लेकिन आजकल मैं जिसको भी पढ़ता हूँ, जो भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूँ, पीपल आर एज्यूमिंग, कंसेंसस हो गया है कि सीमेंट इज ग्रेट, सीमेंट इज ग्रेट, एंड डिस्पाइट नंबर्स फॉर सितंबर क्वार्टर नॉट बीइंग गुड। इसका एक मूल कारण है कि मैनेजमेंट्स ने एनालिस्ट कम्युनिटी को कहा है कि पेट कोक के भाव घटे हैं, आई थिंक, एंड ऑयल पॉसिबली कुड कम डाउन। ये सारे चीज एक्स्ट्रापोलेट एनालिस्ट हमेशा करते आते हैं, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज लिटिल बिट वरिंग, बिकॉज जब भी कंसेंसस एक सेक्टर की तरफ बाय हो जाता है, स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, आई थिंक समवेयर यू हैव टू लर्न टू टेक सम मनी आउट फॉर द टाइम बीइंग।
So from the buying angle, I would say infrastructure number 1 and maybe auto at number 2. ये मेरा पसंदीदा सेक्टर रहेगा. I think the banking sector, I think एक साल पहले मैंने कहा था कि sell IT and buy PSU banks. I think both have worked out very well. अगर आप मुझे आज पूछो तो I think IT somewhere will come to a buying level. I'm not in a hurry to buy. लेकिन public sector banks में I think while according to me अगले 3 क्वार्टर के लिए बेस्ट रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में आ चुके हैं, बी इट बैंक ऑफ बड़ौदा, बी इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट आई थिंक दे आर ऑन अ सॉलिड विकेट. सॉलिड विकेट इसलिए कि जो एनपीए की स्टोरी हम लोग पिछले 5-10 साल से बोलते आ रहे, समवेयर आई थिंक दैट स्टोरी is over and has been taken care of well. Provisions banks ने बढ़ाए थे. तो I would say that interest rate scenario में जो interest rate बढ़ने की पूरी possibility है, I think उसमें you should not be extrapolating things, but yes, they are on a good wicket and I think they will be higher than where they are today, especially the PSU banks and private sector banks, infrastructure sector and maybe the auto sector. So these are the sectors I would say I'm quite positive on. People are somewhere forgetting कि जो interest rate बढ़ रहा है, हाँ जी. नहीं, मैं समझ गया मैं आपकी बात समझ गया. आपने ये जो 2 काफ़ी बुलिश कॉल दी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीएसयू बैंकों की. मेहरबान जी, आपने एक स्टॉक का रेकमेंड किया था काफ़ी, मतलब कुछ टाइम पहले, अंबुजा सीमेंट. मेरे ख्याल से तब 300-325 का भाव था उसका. अभी आज का मैं भाव देख रहा हूँ अंबुजा सीमेंट का, और अदानी के टेक ओवर के बाद तो इसमें ये रुका ही नहीं है स्टॉक. 581 इस समय भाव अंबुजा सीमेंट का. अब यहाँ से क्या लोगों ने बस मिस कर दी, या फिर इस चलती बस में कूदने की कोशिश करें, या फिर ये बस जहाँ रुके वहाँ पर एंट्री करें? मतलब क्या नेक्स्ट स्टॉप होगा इसका? आई थिंक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोरी है, तो आई थिंक कोई भी वैल्यूएशन इसको जरूर दे नहीं सकते. बट मेरा पर्सनल मानना था कि क्लियर कट मैनेजमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वी आर गोइंग टू रीच दिस कैपेसिटी, दे हैव रेज्ड मनी, प्रोमोटर्स ने खुद पैसे लगाए हैं. द पॉइंट वॉज द स्टॉक वॉज हेडेड अप. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना फास्ट मूव आएगा, और करीबन 550-600 के आसपास जाके फिर से जो स्टॉक ने रिट्रैक्ट किया था, पुल बैक किया था, पॉसिबली दैट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अनुज जी, तो इज दिस स्टॉक हेडिंग फॉर 700-750? आई थिंक अल्टीमेटली आंसर इज यस. इज इट बाइंग एट 580 के 580 का वापस 700 नॉन स्टॉप होगा? ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, बिकॉज दैट आई थिंक मे बी अ डिसेंट टेक्निकल एनालिस्ट विल स्टेट. बट एक पुल बैक जो आना था वो आ गया है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिस स्टॉक अल्टीमेटली विल बी अ 700-750 स्टॉक. सीमेंट सेक्टर को मैं हमेशा पसंद करता था, लेकिन अभी जो कंसेंसस बढ़ गया ऑन द होल फॉर द सेक्टर, आई थिंक आई डोंट एग्री विद द लॉजिक कि थिंग्स आर ओनली गोइंग टू इंप्रूव फॉर देम मार्जिन वाइज. सो सीमेंट प्राइसेस बढ़ सकते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कर सकता है. अंबुजा इज ऑन अ डिफरेंट विकेट कंप्लीटली, बिकॉज अंबुजा अकॉर्डिंग टू मी along with the merger with ACC, जो मेरा पर्सनल व्यू है होगा आगे चल के, I think could become, I think, a solid number 2 player in the sector, just behind Ultratech, or maybe one fine day ahead of Ultratech also, we don't know. So I would say yes, I would stick to Ambuja. Clear disclosure अनुज जी है कि मैं personally holding this stock and I have no intention to sell it off right now. और मेरा पर्सनल मानना है कि अल्टीमेटली 700-750 as an investment pick, this stock should deliver returns to the shareholders. जी, तो मेहरबान जी का मानना है कि प्रिफर्ड चॉइस इस वक्त सीमेंट मेरा देखिए उनकी अंबुजा सीमेंट्स है. लगभग 700-750 के लक्ष्य यहाँ पर है. अच्छा मेहरबान जी, मिड कैप पे बहुत सारी थीम्स ने CY22 में पैसा बना के दिया. अभी तक हमने मिड कैप बैंक्स की बात करी, PSU बैंक्स की, और बहुत सारी थीम थी. आप डिफेंस को देखिए क्या गजब स्विंग दिया, आप फुटवेयर स्टॉक्स को देखिए अच्छा मूव दिया, आप पेपर स्टॉक्स को देखिए अच्छा मूव दिया, जेके पेपर को देखिए. अभी हम रेलवे स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा खासा मूव देख रहे हैं. मेहरबान जी, अभी इस वक्त मिड कैप्स में आपके रडार पे क्या क्या है? एक दो स्पेस जहां पर वाकई अगले 6 महीने में या फिर साल भर में पैसा बन सकता है, ऐसी कोई थीम विशेष? आई थिंक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहा था, आई थिंक आई विल यूज अ मोर बिगर टर्म. आई थिंक कैपिटल गुड्स. आई थिंक ये सारे स्टॉक्स लोगों को एक्सपेंसिव लगेंगे. They would be ruling at their highs, but अगर आप मुझे पूछो तो 1 साल के बाद they will be higher than where they are today. ये मार्केट में जहाँ पे stocks have started falling 4-5% in a day and some stocks are going up 1-2% in a day, और इंडेक्स आपको ऊपर बढ़ते दिख रहा है, लोग कह रहे हैं नया हाई बनेगा. I would advise आपके दर्शकों को कि to be a little bit cautious. And if you are buying it, know fully well that the stocks will be higher over a period of time. तो इसमें I think आपने जो कहा उसमें कैपिटल गुड स्पेस में और
maybe railways, I would include it in capital goods. I think I like names like a Cummins, जिसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे, and I think the stock is headed higher. रही बात पेपर की, I think personally holding at least 3 paper stocks, but a story now is very well known. So one will have to understand that the story is well known. People are bought into the sector, and whenever people buy into a sector, there is always a possibility at some level they will sell off and the stocks could react. So I would possibly go with capital goods in the mid-cap space also. There are interesting names over here. Cummins is one of them. Timken is one of them. SKF is one of them. KSB is one of them. And all the stocks have the capacity कि around 4, 5, 6, 7 टका ऊपर से घट सकते हैं. But they are the stocks to buy because according to me, the outlook, the management commentary, and maybe the propensity or the prospect of the stock going up is certainly much higher than the stock correcting from these levels. ठीक है, तो ये सब कुछ स्टॉक्स की चर्चा हो गई। एक पीआई इंडस्ट्रीज़ को ज़रा वापस लेकर आइए। करीब करीब 10% ऊपर इस समय पीआई इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक, ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ ये स्टॉक अब आपको दिखाएगा 3607। मेहरबून जी, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी बैगर 5000 टाइम्स रिटर्न दिया इसने, लेकिन अब यहाँ से क्या और कोई ऐसा स्टॉक इसी कैटेगरी में कोई और स्टॉक जो जिस पर अब दांव लगाया जा सकता है अगर पीआई लोगों को नहीं लेना है, महंगा लग रहा है तो? No, I think Anuj, if you ask me, I think mixed results be I have from this particular sector. I think from this of the companies in this sector, and knowing that a well-discovered sector था, people had climbed onto it, people had bought into it, and people made money. Rightly said. I think at this levels, comfort level is not very high because 1-2 quarter भी खराब आते हैं. These stocks have the capacity of falling 5, 10, 15% also because they have gone up very high. Valuations are certainly not cheap. Prospects wise, they look certainly good. So I would definitely not like to go with PI Industries or any other stock in this particular sector. सस्ते में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये full agrochemical space अगर आप देखें, not specialty chemicals. I would say that as a company like a UPL, which has not done much, could be a good bet from an investment angle. But there are other names outside this sector, I think, which I was asked earlier. I would say there are certain other names also which clearly कहना चाहूँगा, I'm personally holding it. I think in the bank space, people should look at the smaller banks, which over the next 2 years could turn out to be 100-150% appreciation. उसमें जो नाम उभर कर आता है वो है Bank of Maharashtra and South Indian Bank. I think the results which they declared were brilliant. अगर मैं करूर वैश्य को देखूं 2 साल पहले का, I think this banks are at the same place where Karur Vysya was 2 years ago, when the stock was around 30 rupees, and today people are buying the stock at around 100 rupees. I think Bank of Maharashtra and South Indian Bank have done their lessons well. Management have done a good job. Bank of Maharashtra's balance sheet is very good. I think these 2 stocks I would like to buy. And outside in the mid-cap segment, which I was asked earlier, I would like to go with a name like Finolex Cables, where I think the stock is going dirt cheap. Problems are there at the top level, management, promoters level. If and when it gets resolved, I think this is a 20-30% appreciation is a no-brainer. So there are individual stocks which people need to buy. Don't get carried away just by the index movement. Understand that valuation-wise markets अभी थोड़े महंगे हो गए हैं. India remains a good story. India remains resilient. People are putting money into the market. FIs are not going to sell too much because dollar is at 83 right now. So I think it's a good story otherwise India, but be very careful with what stocks you buy. आज सुबह मैं आपको सुन रहा था अनुज जी, I think people were saying that stocks are down 4, 5, 6, 7% like a Dr. Lal's or others. I think this is going to continue happening. The always temptation is there. There are good companies, buy करने दो without understanding valuations. उसमें जरूर एक धक्का बस लग सकता है, and that's the only warning I would like to give to your दर्शक. अच्छा मेहरबून जी, एक प्रश्न और पूछूंगा जिसमें मैं कई सारे सेक्टर्स को शायद इंक्लूड भी करना चाहूँगा। आप ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में कुछ पिक कर रहे हो या फिर पिक किया हो या फिर नज़र हो जिससे मैनेजमेंट से इंट्रैक्शन हुआ हो, या फिर एक QSR सेगमेंट जिसमें बारबेक्यू नेशन है, हमारे पास जुबिलेंट फूड्स के नंबर्स हैं, वेस्ट लाइफ जो कि करियर की हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, इनमें से कोई मैनेजमेंट इंट्रैक्शन आपका हाल फिलहाल में हुआ हो? कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे इस स्पेस से? I think जैसे मैंने कहा कि ऑटो में I think it took me some convincing
बट जैसे मैंने कहा कि वी कुड पॉसिबली हैव अ सेक्युलर पुल रन इन ऑटो एंड ऑल्सो इन कैपिटल गुड्स। मैंने शुरुआत में अनुज को कह दिया था। तो ऑटो में अगर आप मुझे पूछो तो फ्रंट लाइन में आई पर्सनली बिलीव दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा जो पिछले 4-6 क्वार्टर से वो करते आ रहा है, एंड अल्टीमेटली इट इज फाइंडिंग द राइट वैल्यूज। I think this is the stock, even despite the sharp rise the stock has seen in the last 6 months, मैं इसको मेरा बेस्ट बेट कहूँगा in the auto space, और मेरा डार्क हॉर्स रहेगा टाटा मोटर्स। I think this two stocks in the auto space I like. Auto ancillary में there are a whole lot of stocks which look interesting, but मेरा personal मानना है, and I think I have told my friends also, so clear disclosure, my personal holding भी है। There's a company called Wapco India, which is now known as ZF Commercial. I think if you believe me, I think this stock can be bought for the next 2, 3, 4 years. Even if you do an SIP, I think you will end up making money. It's a great company. Valuations are a little bit expensive. That's why I'm saying you can do an SIP in this stock, because every pullback in the stock, I think, should be a buying opportunity. 10,000 के आसपास वो stock है. So whatever stocks I've recommended, clear disclosure, I'm personally holding it. No intention to sell any of them. ओके मेहरबून जी, शुक्रिया आपका, और अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, वर्ल्ड कप का क्या आपका वो है, वर्ल्ड कप का क्या प्रेडिक्शन है? आई थिंक वो चेंज हो गया पूरा जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर दिल से कहूँगा तो मैं कहूँगा इंडिया, और भी दिल से कहूँगा तो कहूँगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल। बट आई हैव ऑलवेज फ्रॉम द टाइम द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, आई थिंक माय मोस्ट फेवरेट टीम पर्सनली, यूजिंग माय क्रिकेट नॉलेज, I think has been England. So I think if tomorrow India wins, India has a great chance of winning the World Cup, because I think that will be the toughest test for India against England tomorrow. बिल्कुल, काफ़ी टफ टेस्ट है। मेहरबून जी, शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और अब उम्मीद करेंगे कि आगे आपसे और बात करेंगे और स्टॉक्स पर चर्चा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंस इंडिया की बात करती हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 21% बढ़ा है, जबकि आय में 13% की बढ़ोतरी दर्ज है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, लेकिन मार्जिन के आंकड़े भी उम्मीद से तो बेहतर ही हैं। नतीजे और आगे के आउटलुक के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमिंस इंडिया के CFO अजय पाटिल। पाटिल जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने समय दिया आवाज़ के दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ से आउटलुक क्या है? आपके नंबर्स इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे थे, आगे सस्टेन होंगे ये? सबसे पहले अनुज जी, आपको और दर्शकों को गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी। Thank you for inviting us on this call. Always a pleasure to speak to you. I think जिस तरह से ये दूसरे तिमाही के नंबर्स आए हैं, क्लियरली हमने जो देखा है कि जो एंड मार्केट से डिमांड है वो काफी हद तक बरकरार रही है। हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेंटल्स हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, अब ब्रॉड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से डिमांड सस्टेन, और जिसके चलते बिक्री में काफी हद तक हमें ग्रोथ मिली है। जैसे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर देखोगे या सीक्वेंशियल क्वार्टर्स के भी देखोगे, तो दूसरे तिमाही के नंबर उसके चलते काफी अच्छे आए हैं, और वो हमें काफी हद तक सपोर्ट कर गए in terms of managing the commodity inflation, because although the commodity costs are declining, but they are still at a higher level, and therefore our profit that we delivered for the quarter was good in the sense of the margin expansion that we are seeing on a year-on-year and sequential basis. ओके अजय जी, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपका जो इंडिया बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहूँगा, जहाँ की फिगर्स और एस्टिमेट्स के अनुसार आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ पावर जनरेशन बिजनेस जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, एंड दैट रेवेन्यूज़ एग्जैक्टली जो फुल ईयर के लिए इंडियन ऑपरेशंस जो रेवेन्यूज़ हैं वो आप किस ट्रेजेक्ट्री में और क्या ग्रोथ देख रहे हैं फुल ईयर के लिए, और ये पावर जनरेशन बिजनेस जो है उसमें और कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर्स में आप? जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि जो एंड मार्केट्स है, जहां आप देखते हैं कि डेटा सेंटर हो, इंफ्रा हो, रेंटल्स, कमर्शियल रियलिटी, ये सारे सेगमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड इज क्वाइट सस्टेन। वो एक नंबर एक की बात है। दूसरा ये है कि अभी भी सप्लाई चेन के थोड़े से मुश्किलात अभी भी है, खास करके कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। उसके चलते जो पूरी डिमांड है वो अभी भी हम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये अगर सप्लाई चेन थोड़ी ठीक हो जाती है तो हमारी रेवेन्यू थोड़ी ज्यादा भी हो सकती थी दूसरे क्वार्टर में। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी क्वार्टर में थोड़ी सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाए, डिमांड सस्टेनेंस दिख रहा है सारे एंड मार्केट से। सो उसके चलते पावर जेन एज ए एंड सेगमेंट वी डू बिलीव दैट वी विल
do our best to sustain the growth rate that we have been seeing in the current quarter. एक्सपोर्ट मार्केट में आपके लिए पाटिल जी क्या ट्रेंड रहे हैं, जो की मार्केट्स हैं उसमें क्या ट्रेंड हैं, कौन सी मार्केट स्ट्रांग लग रही हैं, कौन सी मार्केट्स वीक हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो रेवेन्यू प्रोफाइल है उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स करीब करीब 2/3 1/3 के आसपास चलता है। एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। कोई मार्केट थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, जैसे यूरोप में थोड़ी डिमांड सॉफ्ट हो रही है, लेकिन लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट में डिमांड काफी अच्छे से होल्ड अप कर रही है। तो उसके चलते वी आर एबल टू सस्टेन द एक्सपोर्ट्स साइड ऑफ द बिजनेस। डोमेस्टिक में जैसे हमने कहा, पावर जेन है या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है या इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वी कंटिन्यू टू सी द डिमांड सस्टेनिंग फ्रॉम ऑल द एंड मार्केट्स। So therefore, on both market side, domestic as well as exports, we do believe that the market, the demand will sustain for the second half of the year. ओके, याद रखिए कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 1356 वेरी क्लोज इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। और यकीन मानिए अजय जी, जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने नंबर्स के बाद, तो उसमें एक और चीज़ जिसको लेकर काफ़ी, अगर आप देखें, हाउस बुलिश थे, उसमें था कि एग्जैक्टली जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड आउट है, वायर इलेक्ट्रोलाइजर बिजनेस, वो उसको काफ़ी, अगर आप देखें, प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस संदर्भ में बताइए सर, अगले आपको 1 साल या फिर 6 महीने डाउन द लाइन कैसे नजर आ रहे हैं? एग्जैक्टली इस सेगमेंट के रेवेन्यूज में आपकी कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ऐसा है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी अभी इवॉल्व हो रही है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि एक जो नेट जीरो का ऑब्जेक्टिव है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है COP 26 में कि इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। Cummins as a corporation globally will be net neutral by 2050. So internally, all our products and services we are working on in a manner to see that we meet that objective. Coming to India, जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है इंडिया में, ये अभी इवॉल्व हो रही है। डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन is a priority with respect to all the companies trying to meet their own respective goals. So हमारी उम्मीद से ऐसे लगता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल काफी कम वक्त है, लेकिन आने वाले सालों में हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ जो एप्लीकेशंस डेवलप होंगे या जो एंड मार्केट्स डेवलप होंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए और हमारे लिए भी, बिकॉज हम सोचते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है गवर्नमेंट्स का, रेगुलेटर्स का और कंपनियों का, ये पर्टिकुलर इकोनॉमी जो हाइड्रोजन इकोनॉमी, डेफिनेटली होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अगर आप देखें नंबर्स पे, मार्जिन्स पर, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर, डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे, सब पे अगर आप देखें आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपको नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए अगर आप देखें बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम CNBC आवाज़ टीम। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, 2 चीज़ जो हैं वो मजबूत नज़र आ रही है। देखिए, निफ्टी बैंक जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, इट्स स्टिल 41,787। और दूसरे NB जो तैयार हैं वो है स्टूडियो में नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी नमस्कार। बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पे दे रहे हैं। बिल्कुल, NB कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये निफ्टी बैंक की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि NB निफ्टी बैंक जो है काफ़ी मजबूत स्ट्रेंथ दिखा रही है, और बाकी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं तो जहाँ पे कुछ जगहों पे लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे बहुत अच्छी तेज़ी भी बनती हुई दिख रही है। तो न्यूज़ ड्रिवन काउंटर्स पे ऐसा होता रहता है। तो चलिए, खैर ये सब पार्ट एंड पार्सल है मार्केट के। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।